हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो एडीपीओ का एग्जाम आने वाला है उसका कुछ एमसीक्यू हम आज की क्लास में करने वाले हैं कि ये आपको ये दिखाने के लिए वीडियो है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एडीपीओ के जो माइनर एक्ट वाला सेक्शन है उसके कुछ एमसीक्यू आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एडीपीओ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो अगर आप एडीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के लिए आपको किसी भी क्लास की आवश्यकता है तो एडीपीओ एग्जाम के लिए हमारे पास दो बैच अवेलेबल है। एक है कंप्लीट कोर्स, एक है आपका नॉर्मल जो एक्ट वाला पार्ट है। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लोज कोर्स जो है वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्द से जल्द इसमें जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी होगी तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया, आप आराम से पढ़िए। मैं हिंदी वाला सेक्शन पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में भी पढ़िएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और अपना आंसर आप तय कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत निम्न में से क्या स्थापित किया जाता है। यानी जो आपका द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसके तहत क्या क्या चीजें स्थापित की जाती हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापित किया जाता है, राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित किया जाता है, या मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किया जाता है। केवल एक दो, दो तीन, केवल एक या एक दो तीन, इनमें से क्या स्थापित होता है। तो अगर आप देखेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी स्थापित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्य मानव अधिकार आयोग भी स्थापित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और मानव अधिकार न्यायालय भी स्थापित किया जाता है। ये तीनों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाने के उद्देश्य ही है, तो ये तीनों ही यहां पर गठित किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी 1 2 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे आखिर में कितने क्वेश्चन बने आप आंसर बता सकते हैं, और आप अंत में जरूर बताइएगा कि आपको ऐसे और एमसीक्यू की जरूरत है तो मैं हर अधिनियम के एमसीक्यू आपके लिए करवा दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अनुसार मानव अधिकार का अभिप्राय निम्न में से किन किन से है। यानी जो आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है, वो मानव अधिकार की परिभाषा के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला, प्राण स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार, वे अधिकार जो केवल संविधान के द्वारा प्रत्याभूत हो, ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा में संविष्ट हो और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो, संसद द्वारा समय समय पर अधिसूचित अधिकार। तो अगर आप देखेंगे जो आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 देखेंगे तो वहां पर परिभाषा बताई गई है। तो मानव अधिकार क्या होता है? ऐसे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार हैं, और साथ ही साथ वो अधिकार जो हैं आपके संविधान में भी उल्लेखित हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा में उल्लेखित हो, जिसको न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सके, वो सभी अधिकार मानव अधिकार में आते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट बोला है वे अधिकार जो केवल संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, बिल्कुल गलत। केवल शब्द लग गया, केवल शब्द बिल्कुल गलत है। ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रत्याभूत हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदाओं के द्वारा प्रत्याभूत किए हो। यानी भारत जो है विभिन्न आपका जैसे संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत ने क्या किया, वहां का जो पूरा मानव अधिकार का एक लिस्ट निकाला गया था, भारत सरकार ने उसमें साइन किया, उसको माना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा हो गई। तो यहां पर केवल संविधान के द्वारा नहीं, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा दोनों आएगा। ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा में संविष्ट हो और भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो, बिल्कुल करेक्ट है। संसद द्वारा समय समय पर अधिसूचित अधिकार, ऐसा नहीं है। तो कौन सा करेक्ट है? 1 और 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा किन किन दस्तावेज को संदर्भित करती है।
यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा की परिभाषा दी गई है उसके संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा 1966, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा 1966, संयुक्त राष्ट्र की किसी भी संधि को भले वह भारत ने अनुमोदित ना की हो, ऐसी अन्य प्रेस संविदा अभिसमय जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट कर दे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा के संदर्भ में सही है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा। सेकंड भी करेक्ट है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र की किसी भी संधि को भले वह भारत ने अनुमोदित ना की हो, बिल्कुल गलत है। जब तक भारत उसमें साइन नहीं करेगा तब तक भारत के लोग क्यों मानेंगे उसको, तो तीसरा बिल्कुल गलत है। ऐसी अन्य प्रेस संविदा जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 3 4 1 2 4 1 2 4 कहां पे, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से संबंधित कौन सा कथन सही है। आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। आयोग में एक सदस्य ऐसा होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। आयोग में एक सदस्य ऐसा होगा जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। मानव अधिकार विषयों में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 3 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम 1 महिला होगी। आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो अगर आप देखेंगे कि आपका जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के तहत किसका गठन किया जाता है, एनएचआरसी का गठन किया जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आयोग का एक अध्यक्ष बनाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज है या रहा हो, बिल्कुल करेक्ट है। जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य मूर्ति रहा हो, बिल्कुल करेक्ट है कि आयोग का अध्यक्ष ऐसा ही व्यक्ति बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है। आयोग में एक सदस्य ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो, बिल्कुल करेक्ट है। जो एनएचआरसी बनेगा उसका एक मेंबर कम से ऐसा होना चाहिए जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज वर्तमान में है या पहले रह चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। आयोग में एक सदस्य ऐसा होगा जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, बिल्कुल करेक्ट है। एनएचआरसी का एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान में जितने भी राज्य में हाई कोर्ट है उनमें से किसी एक हाई कोर्ट का या तो वो मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। मानव अधिकार विषयों में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 3 मेंबर होंगे जिनमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। एनएचआरसी में मानव अधिकार के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले, अनुभव रखने वाले 3 मेंबर को शामिल किया जाता है जिनमें से 1 महिला होना कंपलसरी है। आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, बिल्कुल करेक्ट है। एनएचआरसी का गठन केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो पांचों कथन सही है और पांचों कथन सही यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है यहां पर 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहां पर, धारा 4 के अनुसार एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। नियुक्ति से पूर्व एक चयन समिति की सिफारिश अनिवार्य है। चयन समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बिना भी की जा सकती है। कौन सा कथन सही है, 1 2 3 1 2 2 3 या 1 2 3 4। तो देखिए जो एनएचआरसी का गठन होता है, एनएचआरसी का सबसे पहले एनएचआरसी में एक अध्यक्ष होता है और एनएचआरसी में अन्य सदस्य होते हैं। अब एनएचआरसी का कौन व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या कौन व्यक्ति सदस्य बनेगा, इसका चयन करने के लिए एक चयन समिति यानी सिलेक्शन कमेटी बनती है। क्या बनती है, सिलेक्शन कमेटी बनती है। और इस सिलेक्शन कमेटी का जो प्रमुख होता है
वो प्रधानमंत्री होता है। जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और ये चयन समिति जो है इन नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करती है, और राष्ट्रपति जिन भी नामों की सिफारिश से चयन समिति करेगी उसी व्यक्ति को एनएचआरसी का अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करेक्ट है। नियुक्ति से पूर्व एक चयन समिति की सिफारिश अनिवार्य है, बिल्कुल करेक्ट है। चयन समिति सिलेक्शन कमेटी बनती है जिसकी सिफारिश जरूरी होती है। चयन समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं? नहीं, चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक। उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बिना भी की जा सकती? नहीं की जा सकती। कहने का मतलब क्या है? अगर एनएचआरसी में हमने पढ़ा था, एनएचआरसी का एक मेंबर ऐसा होता है जो या तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में जज हो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो। तो यदि एनएचआरसी का एक मेंबर ऐसा शामिल किया जा रहा है जो एनएचआरसी मतलब जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो अगर वो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसको एनएचआरसी का सदस्य बनाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो यहां पर लिखा उसकी सलाह के बिना भी की जा सकती नहीं, उसकी सलाह लेना अनिवार्य है। तो यहां पे 1 और 2 सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो चलिए तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कारण और उसका मतलब कथन और कारण बताया गया है, assertion और रीजन बताया गया है। अब आपको बताना है इसमें एनएचआरसी के किसी सदस्य को नैतिक अधमता वाले अपराध में दोष सिद्धि पर राष्ट्रपति हटा सकता है। रीजन, ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की जांच अनिवार्य होती है। अब आपको बताना है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो चलिए अब देखते हैं एनएचआरसी में एनएचआरसी के किसी सदस्य को नैतिक अधमता, नैतिक अधमता का मतलब क्या हुआ? मॉरल टर्पिट्यूड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नैतिक अधमता, एनएचआरसी के किसी सदस्य को नैतिक अधमता वाले अपराध में दोष सिद्धि पर राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है। अगर किसी भी एनएचआरसी के सदस्य अध्यक्ष में नैतिक अधमता का अपराध सिद्ध होता है, यानी वो अपनी मोरल ड्यूटी का सही रूप से प्रयोग नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की जांच अनिवार्य होती है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की जांच कब अनिवार्य होगी? जब एनएचआरसी के किसी भी मेंबर में साबित कदाचार का आरोप लगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगे, तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। नैतिक अधमता के मामले में उसके सुप्रीम कोर्ट की जांच अनिवार्य नहीं होती। तो ए सही है और आर गलत है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनएचआरसी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर दें। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उतना होता है। अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु के बाद पद पर नहीं रह सकते। अब एनएचआरसी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की आयु जो पहले उतना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एनएचआरसी का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं, सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष या 70 वर्ष की एज दोनों में जो पहले हो वो होता है। कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु के बाद पद पर नहीं रह सकता, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनका कार्यकाल 70 वर्ष तक ही हो सकता है। तो 1, 2, 4 करेक्ट है। तो ये ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तीसरा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर
एनएचआरसी के अध्यक्ष अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर अधिनियम किसे उनके कृत्य निभाने की अनुमति देता है? यानी यदि एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष यदि अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, तो अगर वो अनुपस्थित है अस्थायी रूप से, अगर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उसके कार्य को कौन करेगा? किसी भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को अनुमति दी जाएगी उसके अध्यक्ष के काम करने की, उपाध्यक्ष उसका काम करेगा, सदस्यों में वही जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा अधिकृत करे वो काम करेगा, या वरिष्ठतम यानी सीनियर जो मेंबर होंगे वो काम करेंगे। तो याद रखिएगा, यदि एनएचआरसी का अध्यक्ष अस्थायी रूप से अनुपस्थित है या उसका पद अचानक से रिक्त हो गया, आकस्मिक रिक्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती या यह अध्यक्ष वापस नहीं आ जाता, तब तक राष्ट्रपति एनएचआरसी के सदस्यों में से जिसे कार्य सौंपेगा अध्यक्ष का, वो व्यक्ति उसका कार्य करेगा। यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनएचआरसी का महासचिव किस स्तर का अधिकारी होता है? यानी जो सेक्रेटरी जनरल होता है एनएचआरसी का, महासचिव जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एनएचआरसी का, वो किस स्तर का अधिकारी होता है? भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है, पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी होता है, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, भारत सरकार के उप सचिव स्तर का अधिकारी होता है। तो याद रखिएगा, जो एनएचआरसी का महासचिव बनेगा, जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो जो अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है, वो जो होता है वो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति सिविल न्यायालय के समान आयोग के पास जांच के समय होती है? यानी एनएचआरसी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो सिविल न्यायालय के समान होती है? पहला, आपराधिक सजा देना, सरकारी अधिकारी को निलंबित करना, कानून संशोधन का प्रस्ताव भेजना, साक्षियों को बुलाने और अभिलेख मांगने की शक्ति। तो सीधी सी बात है, जब एनएचआरसी के पास सिविल न्यायालय की शक्ति आएगी तो सिविल न्यायालय क्या करेगा कि मौके पर जो है साक्षियों को बुलाएगा, यानी जो गवाह है उनको बुलाएगा, ठीक है, उनके रिकॉर्ड को मंगा सकता है। तो ये सब शक्ति किसकी होती? सिविल न्यायालय की शक्ति होती, तो वही एनएचआरसी की शक्ति होगी। यानी साक्षियों को बुलाने और अभिलेख मांगने की शक्ति किसकी होगी? तलाशी लेने की शक्ति, तलाशी करवाने की शक्ति सब आपके मानवाधिकार न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास होगी, जो कि जब सिविल न्यायालय की शक्ति वो प्राप्त करेगा। आगे देखते हैं। अगला है आयोग की, आयोग का मतलब यहां पर क्या है? एनएचआरसी। आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट के संबंध पर कौन सा कथन सही है? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। आयोग केवल केंद्र सरकार को विशेष रिपोर्ट भेज सकता है, वो राज्य सरकार को नहीं भेज सकता। विशेष रिपोर्ट तब प्रस्तुत की जाती है जब कोई विषय आयोग की दृष्टि से अत्यावश्यक या अत्यंत महत्वपूर्ण हो। विशेष रिपोर्ट केवल वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न होकर ही प्रस्तुत की जाती है। तो जो मानवाधिकार आयोग होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, बिल्कुल करेक्ट है। आयोग अगर किसी राज्य संबंधित भी काम किया तो वो अपनी रिपोर्ट केंद्र और संबंधित राज्यों को भी भेजेगा। आयोग केवल केंद्र सरकार को विशेष रिपोर्ट भेज सकता है, राज्य सरकार को नहीं, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय आयोग केंद्र और राज्य दोनों को विशेष रिपोर्ट भेज सकता है। विशेष रिपोर्ट तब प्रस्तुत की जाती है जब कोई विषय अति आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण, बिल्कुल करेक्ट है। कोई अति आवश्यक विषय है तब उस पर विशेष रिपोर्ट आयोग देगा, नहीं तो वार्षिक रिपोर्ट देगा। विशेष रिपोर्ट केवल वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न होकर प्रस्तुत की जाती नहीं। विशेष रिपोर्ट तो तब प्रस्तुत की जाएगी अगर कोई विषय अति आवश्यक हो, तो उसको जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाता है, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया जाता। तो चौथा गलत है, 1 और 3 सही है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। राज्य आयोग का एक सदस्य वह व्यक्ति होगा जो जिला न्यायाधीश रहा हो, बशर्ते उसके पास जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो।
राज्य आयोग का सचिव अध्यक्ष के नियंत्रण में रहते हुए आयोग की सभी प्रशासनिक वित्तीय शक्ति का प्रयोग करता है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष सदस्य को केंद्र सरकार की अनुमति से एक से अधिक राज्य आयोग में साथ साथ नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखते हैं, राज्य आयोग के अध्यक्ष रूप में वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। बिल्कुल करेक्ट है। राज्य आयोग का एक सदस्य वह व्यक्ति हो सकता है जो जिला न्यायाधीश हो बशर्ते 7 वर्ष का अनुभव हो। बिल्कुल करेक्ट है। राज्य आयोग का सचिव अध्यक्ष के नियंत्रण में रहते हुए राज्य आयोग की प्रशासनिक वित्तीय शक्ति का प्रयोग करेगा। बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष सदस्य को केंद्र सरकार की अनुमति से एक से अधिक राज्य आयोग के साथ साथ नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं। अगर 2 राज्य सरकारें ये चाहती, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने यहां किसी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया किसी को, और दूसरी राज्य सरकार भी चाहती है कि हमारे मानवाधिकार आयोग का भी अध्यक्ष वही व्यक्ति हो जो छत्तीसगढ़ सरकार ने नियुक्त किया है, तो ये दोनों सरकार आपस में, दोनों राज्य सरकारें आपस में बात करेंगी और उस व्यक्ति से बात किया जाएगा कि आप दोनों के अध्यक्ष बन सकते हो। अगर वो व्यक्ति इसकी हामी भर देता है तो दोनों का अध्यक्ष बन जाएगा। केंद्र सरकार की अनुमति नहीं, 2 राज्य सरकारें आपस में ऐसा कर सकती है। तो 1, 2, 3 सही है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार न्यायालयों से संबंधित कौन सा कथन सही है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से किसी जिले के सिविल न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय घोषित कर सकती है। मानव अधिकार न्यायालय का उद्देश्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उत्पन्न अपराधों का शीघ्र विचारण सुनिश्चित करना है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो सीधी सी बात है, जो मानव अधिकार न्यायालय बनेगा क्यों, अगर कोई व्यक्ति मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सके, उस व्यक्ति को सजा दी जा सके, इसी के लिए मानव अधिकार न्यायालय बनेगा। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से किसी जिले के सिविल न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय घोषित कर सकती नहीं। सिविल न्यायालय को नहीं, सेशन कोर्ट को, सेशन कोर्ट यानी फौजदारी न्यायालय को क्या किया जा सकता है, मानव न्यायालय घोषित किया जा सकता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष अन्वेषण दल का गठन किस धारा के तहत किया जाता है। यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कौन सी धारा ऐसी है जिसके अंतर्गत विशेष अन्वेषण दल का गठन किया जाता है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। धारा 36, 37, 38, 39। तो धारा 37 है जिसके तहत विशेष अन्वेषण दल का गठन किया जाएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा, जिसको हम SIT के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संबंध में कौन सा कथन सही है। अधिनियम 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ और राजपत्र में 28 सितंबर 1993 को प्रकाशित हुआ। अधिनियम में कुल 6 अध्याय और 50 धाराओं से मिलकर बना है। अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ और 8 जनवरी 1994 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 50वें वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। कौन सा कथन सही है। तो अधिनियम 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ, राजपत्र में 28 सितंबर को प्रकाशित हुआ, नहीं, राजपत्र में वो आपका प्रकाशित हुआ है 8 जनवरी 1994 और बैक डेट से लागू हुआ है आपका 28 सितंबर 1993 से। अधिनियम में कुल 6 अध्याय और 50 धारा नहीं, 8 अध्याय और 43 धारा है। अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ और 8 जनवरी को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, करेक्ट है। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 50वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, नहीं 50वें नहीं 44वें वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया, तो यह गलत है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर मैंने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड कुछ MCQ, आपको 15 MCQ यहां पर करवाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप अपनी राय रखेंगे तो हमको ये समझ आएगा कितने स्टूडेंट हैं जो ADPO की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी आपके लिए क्या करेंगे, और वीडियो लाएंगे और MCQ मैं कराऊंगा। अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि सब अधिनियम के MCQ चाहिए, मैं हर अधिनियम के MCQ आपको करा दूंगा, लेकिन ये तो समझ आए कि कितने बच्चे आखिर देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आपके लिए आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।